नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। और आज हम एमपी टेट वर्ग 3 का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। पूरा साल पेपर ए टू जेड करेंगे। और आज का जो पेपर रहेगा दोस्तों, वह 7 मार्च 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इसके पहले जो पेपर हुए थे 5 मार्च 6 मार्च को, वो भी हम पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आई बटन पे आपको ऑलरेडी बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट हम एमपी टेट वर्ग 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2022 का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। चलिए देर न करते हुए सीधे हम डायरेक्टली क्वेश्चन टू आंसर की बात करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे पहले है, इसके बाद मैथ्स रहेगा, इसके बाद अन्य सब्जेक्ट है वो रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया, अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियाँ करते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए, अनेक जो बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियाँ करते हैं, इसके उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? बच्चे को डांट कर उसकी त्रुटियाँ बताना, त्रुटि वाले शब्दों पर केवल लाल घेरा लगा देना, या बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच अंतर को पहचान पाएँ। तो यहाँ पे हमारा सही दिया गया है। देखिए, जहाँ पे अवसर दिया जाए बच्चों को, वो समझ लीजिए पेडागोजी में अव्वल पाएगा। तो ये हिंदी पेडागोजी के आपके पहले प्रश्न हैं। इसके बाद गद्यांश पद्यांश रहेंगे, जैसे एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपका 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाषा अर्जन है। देखिए, भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन जो होता है वह सहज और स्वाभाविक होती है। भाषण अर्जन मतलब सीखना, तो वह किस प्रकार की होती है? सहज और वह स्वाभाविक होती। तो सी ऑप्शन इधर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी होती है? देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की जो है तुलनात्मक विधि हो जाएगी, वह हमारी कहला जाती है व्यतिरेकी विधि। कौन सी हो जाएगी? व्यतिरेकी विधि जो होती है वह हमारी द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी प्रश्न के आंसर पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद निम्न में से किस विधि से किया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, अनुगमन विधि, रसस्वाद या दीर्घांतर विधि की बात करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद जिस विधि में किया जाता है वह विधि व्याकरण और अनुवाद हुई जाती है। देखिए, सभी लोग जानते हैं व्याकरण का जब भी जिक्र होता है तो दो आती है, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद होना, तो कौन सी हो जाएगी? व्याकरण अनुवाद विधि ही हो जाएगी। तो एक हिंट दिया रहता है कि क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और हम समझ जाते हैं तो आसान होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से डाल्टन योजना आपने पढ़ी होगी, डाल्टन विधि शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जी कि डाल्टन योजना, जो डाल्टन शिक्षण पद्धति है, ये जो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी होती है? माध्यमिक, ठीक है, 6 to 8, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शंस दिए गए थे, समासी विग्रह, अनुच्छेदन में, या कह सकते हैं खेल खेल में, या मुहावरे लोकोक्ति में। तो खेल खेल में यहाँ पे पीबी व्यापम ने सही माना है। तो साहचर्य विधि भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, किसमें प्रदान की जाती है? खेल खेल में की जाती है। किसमें की जाती है? जो साहचर्य विधि भाषा की आरंभिक शिक्षा में शिक्षा किस प्रकार की हो जाती है? खेल खेल जो है रूप में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न हिंदी पेडागोजी का दोस्तों, निम्न में से एक शिक्षक पाठ को पढ़ाते या पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि? ये एमपी टेट वर्ग 3 2022 में पूछा गया प्रश्न था। तो आप एक शिक्षक है, आप ये बताइए कि एक शिक्षक जो है पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता, क्यों देता है? क्योंकि गृह कार्य करने से छात्रों को स्वाध्याय की आदत जो है विकसित हो जाती है। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करने की आदत विकास हो जाती है, इसलिए होमवर्क या गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है।
इसके साथ अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ होता है शब्दों को अर्थ निकालने में, शब्दों को उच्चारण शुद्ध करने में, या शब्दों को अर्थ निकालने एवं शब्दों को उच्चारण शुद्ध दोनों रूपों में। तो भाषा शिक्षण में जो है दोस्तों, जो सहायक सामग्री होती है वह शब्दों को अर्थ निकालने, शब्दों में उच्चारण शुद्ध करने की, इन दोनों की हो जाती है। तो आई होप सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हमारा होता है समृद्ध भाषा वातावरण या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक था? देखिए, यहाँ पे हमें सारे प्रश्न के आंसर जो है बिल्कुल सरल लग रहे हैं, लेकिन यही एग्जाम में जो पूछा गया था, एग्जाम हाल में जब हम बैठ के करते हैं तो वो प्रेशर एक अलग होता है और ऑनलाइन वाला प्रेशर और अलग होता है। ठीक है, ऑफलाइन थोड़ा सहज होता है, लेकिन जब ऑनलाइन पेपर हम किसी का देते हैं तो एक हमारे माइंड में ऊपर जो टाइम चलता रहता है, वो टाइम और हमें क्या है, क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व नहीं करने देता, क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाने बैठाने ही नहीं देता, क्योंकि हमारे दिमाग में आधा जो, देखिए 100% दिमाग में 50% दिमाग हमारा कहाँ जाता है, टाइम पर चला जाता है, कितना टाइम हुआ। अब 50% दिमाग, अब हमें क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जल्दी हमारा ऐप जो है लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे फ्री आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी हमारा ऐप आने वाला है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे रखिएगा। एग्जाम के पहले ऐप आ जाएगा, जो सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार, राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, जहाँ पे शिक्षा की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की बात करते हैं, नोट्स की बात करते हैं, सारा कुछ की बात करते हैं। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा ये PDF फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है? तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है भाषा के विभिन्न रूपों का जो है प्रयोग। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर माना गया है PV की तरफ से। देखिए, व्यापम ने अगला प्रश्न दिया था कि शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए क्यों जरूरी होता है? देखिए, शिक्षार्थियों, बालक बालिकाओं, विद्यार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए सबसे जरूरी क्यों होता है? क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, BB ने माना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अब देखेंगे, सत्ताधीश, स्वप्नभंग, गंगा जल या वायनारूढ़। यहाँ पे अधिकरण कारक, ठीक है, कारक से जरूर प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो अधिकरण की बात करते हैं, तो अधिकरण में क्या होगा, वाहन रूढ़ वाहनारूढ़ यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक इसमें प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो प्रणाली होनी चाहिए वह हमारी किस प्रकार होनी चाहिए? वह दोस्तों होनी चाहिए गीत में। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, गीत इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे काव्यांश पढ़ेंगे। काव्यांश हमारा दिया गया है, हर आंगन में उठती सिसकी सदियों में खामोश है, आंगन आंगन तक में सफ़र में गुजरती हुई सदियाँ, तमाम उम्र के बेगार अंत सचमुच बहुत भयावह है, बचपन गुजरा जवानी गुजरी बुढ़ापे तक आश्रित पर पर्दा ही पर्दा है, देवी सी पूजी हो गई हो या दासी तिरस्कृत रही हो, मनुष्य की पहचान में हमेशा महरूम रही है, पाषाण युग से कंप्यूटर तक का सफ़र तय कर चुका संसार, पर आधी दुनिया अभी तक आंगन से आंगन तक के सफ़र में ही दफन है। अब प्रश्न को इसीलिए हमने ध्यान से पढ़ा है, पूरे काव्यांश को पढ़ा है, ताकि प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ पाएँ। इनमें से उपयुक्त पंक्तियों में रचयिता पूछा गया है, तो ये अनामिका तिवारी की रचयिता है। रचयिता पूछा भी गया था एग्जाम में, आपको याद होगा, रचयिता पूछा जा रहा था जब हम पेपर रिव्यू कर रहे थे, ठीक है, तो उस पर भी आपने देखा होगा। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बचपन गुजरा जवानी बुढ़ापे तक का आश्रित किस पर है? तो पर्दा ही पर्दा है, हमने पढ़ा था काव्यांश पर, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा था? पर्दा ही पर्दा है, ये लाइन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं आया था, कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं। अगला है, इनमें से तिरस्कृत का अर्थ क्या होता है? तो तिरस्कृत का अर्थ होता है तिरस्कार कर देना, मतलब उसे अपमानित कर देना। इस काव्यांश से फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया था
सभी यहाँ पे कमेंट करिएगा। एक सभी प्यारे मित्र एक बार दिल से जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। सभी राष्ट्र से जुड़े हुए हैं आप लोग। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान दिया गया है कि सफ़र तय कर चुका संसार, पर आधी दुनिया अभी तक किसके सफ़र में दफन है, तो आंगन से आंगन तक में ही दफन है। ये हमने पढ़ा था काव्यांश पर, और ये आप लोग देख सकते हैं अंतिम पंक्ति में यहाँ पे पूछा गया था। तो ऐसा कठिन ज़्यादा नहीं पूछा गया था जिसमें दिक्कतें आई हों, लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। इनमें से दास का विलोम शब्द क्या है, तो दास का विलोम होता है स्वामी। ठीक है, दास का विलोम स्वामी और स्वामी का विलोम दास। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझते हैं। साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, पेपर में आया हुआ था कि वाक्य बोलने की इच्छा के लिए इनमें से एक शब्द का चयन करना है। तो वाक्य बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, वह होगा विवाच्छा। वाक्य बोलने का, हमें किसी भी वाक्य हमें बोलने की इच्छा हो तो उसे एक शब्द में क्या करते हैं, विवाच्छा, यानी हमें विवाच्छा है। वाक्य बोलने की हमें इच्छा है, मतलब हमारे अंदर विवाच्छा है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इनमें से बचपन किस प्रकार संज्ञा है, तो बचपन जो होता है वह हमारा भाववाचक होता है। कहते हैं मेरा बचपन ऐसा गुजरा, मेरा बचपन अच्छा गुजरा। बचपन जो होता है वह अच्छा होता है। सभी का बचपन, सभी लोग आज सोच रहे होंगे, एक बार सोच देखिए, बचपना ही अच्छा होता है, क्योंकि नो टेंशन, नो कोई टेंशन नहीं, क्या हमें आगे करना है, क्या कुछ कोई टेंशन नहीं होता। केवल हमें जो भी चाहिए माता पिता से मांग लेते हैं, उसको भोजन चाहिए और रात में बढ़िया बेफिक्र होकर बच्चा सोता है। आज बिना मोबाइल छुए आप सो नहीं सकते हैं। सुबह उठते हैं तो मोबाइल, यानी मोबाइल एक ऐसा बन गया, हमारे एक अंग बन कह सकता है शरीर का। यानी कि जब हम सोते हैं तो मोबाइल रख कर सोते हैं, उस टाइम भी मोबाइल हमारे साथ होता है, और जैसे उठते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है। ठीक है, तो बचपन किस प्रकार की संज्ञा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, भाववाचक की बात करेंगे। अब देखिए गद्यांश आया है पैसेज में। गद्यांश क्या पूछा गया था कि ज्ञान के कई रूप होते हैं और कई स्थानों पर उपलब्धि होता है। इसमें शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी, अनुभव, यानी ज्ञान से संबंधित पूछा गया था। और इसमें प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा से किसका करीबी नाता है। यहाँ पे करोबी लिखा गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, करीबी नाता है। तो शिक्षक से जो करीबी नाता होता है वह होता है, किससे होता है, ज्ञान से होता है। ना पुस्तक से होता है, ना विश्वविद्यालय, ना ही अध्यापक। तो शिक्षक का करीबी नाता ज्ञान से होता है। भाई पुस्तक हम क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। लेखक के गांव में किसकी भरमार थी, तो जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि लेखक के जो गांव में दुनियावादी समझदारों की भरमार थी, दुनियावादी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो वो लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, जय हिंद कमेंट बॉक्स में नारे लगाते रहिए। दोस्तों, ज्ञान हमेशा किसके लिए स्रोत रहा है, तो ज्ञान हमेशा जो है समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। देखिए आपके पास ज्ञान है मतलब आपके पास समृद्धि और ताकत होगी, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ज्ञान नहीं तो कोई व्यक्ति आजकल पूछने वाला नहीं है। ज्ञान के बलबूते ही आपकी समृद्धि और ताकत आती है। कलाकारों का एक वचन क्या होगा, तो कलाकारों यहाँ पे बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा कलाकार, और कलाकार एक वचन, इसका बहुवचन हो जाएगा कलाकारों। तो दोनों चीज़ों से पूछा जा सकता है और इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था। देखिए जो व्याकरण पूछी जाती है लगभग जो शब्द आते हैं उन्हीं शब्दों से पूछा जाता है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा, तो पुस्तक धनालय बहुत ही सिंपल सा प्रश्न इसे कह सकते हैं, एक छोटा 5वीं 6वीं का बच्चा भी ये बता सकता है। अगला है भरमार का उचित पर्यायवाची क्या होगा, तो भरमार का उचित पर्यायवाची, भरमार मतलब प्रचुरता। कहते हैं ना कि बिल्कुल इसमें भरमार मात्रा में है, भरमार मतलब प्रचुर मात्रा में। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। गृहणियाँ, मतलब गृहिणी का शुद्ध शब्द होता है गृहणियाँ। सी ऑप्शन जो दिया गया इसको शुद्ध माना गया है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ज्ञान का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है। ज्ञान का विपरीत अर्थ वाला जो शब्द हो जाता है वो होता है अज्ञान। ज्ञान में केवल आ उपसर्ग लगा देना है, उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बन जाता है। इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय है। जी हाँ, भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय पूछा गया है, और भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय कौन सा होता है, वह होता है स्कूली जीवन को बाहर जीवन से जोड़ा जाए।
फर्स्ट पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हिंदी भाषा का 30वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? देखिए, आवश्यकता अभिप्रेरणा का पक्ष है, प्रेरित है, प्रोत्साहन है, ये तीनों चीज़ें अभिप्रेरणा का पक्ष तीनों होगा। तीनों चीज़ें अभिप्रेरणा प्रकट करती हैं। आवश्यकता हमें जो है, हमें जिससे प्रेरित होते हैं, और हमें प्रोत्साहन मिलता है जिस पर, तीनों पे अभिप्रेरणा पक्ष है। लेकिन दबाव में अभिप्रेरणा नहीं होता। किसी भी दबाव को आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। दबाव से कोई भी कार्य ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता। जो कार्य वही होगा, अभिप्रेरणा आपके अंदर होगी, जिसकी आपकी आवश्यकता होगी, उस चीज़ आपसे प्रेरित होना चाहिए और आपको प्रोत्साहित भी होना चाहिए। तो हिंदी भाषा का हमने ये प्रश्न किए। अब चलिए अगले जो सब्जेक्ट है उनके प्रश्न सब्जेक्ट को कर लेते हैं। 30 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आप EVS का पूछा गया था 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में। पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं, कीस्टोन प्रजातियां वह प्रजाति जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है, जिसका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र के गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद EVS का दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो हम कचरे को दोस्तों जो है आपके, जब कचरे से क्या है, मृत्यु दर बढ़ती है, तो ये खतरनाक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न EVS में पूछा गया था साथियों, EVS के विषय में आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क कौन सा है? तो EVS के विषय में आधारित अपनाने के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मजबूत तर्क होता है, पीवी ने जिसे सही माना है, पीवी ने जिस तर्क को सही माना है, वह आपका तर्क है कि यह विषय की सीमाओं को नरम करने और ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है। EVS का अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया कि यूरोस्को शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यूरोस्को शब्द का अर्थ होता है, सभी लोग बताइए क्या होता है? ना ही जानना होता है, ना ही सोचना, ना ही सीखना। तो यूरोस्को शब्द का अर्थ क्या होता है? खोजना। यूरोस्को मतलब खोजना, टू डिस्कवर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कौन दाढ़ी वाला वानर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है? वह मुख्य रूप से फलों पर निर्भर रहता है। वह दोस्तों बीज, युवा पत्ते, उपज, फूल और कलियों को खाता है। चूंकि यह पेड़ों पर पर्याप्त भोजन करने में सक्षम है, शायद यह कभी जमीन पर उतरता है। तो यह हमारा कहलाता, सभी लोग जानते हैं, वह कहलाता है शेर की पूंछ वाला मकाक। इसके बाद EVS का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख और वर्ष में स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की थी? सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, हाउस ऑन व्हील्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाउस ऑन व्हील्स के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है, वह कहला जाता है आपका हाउस ऑन व्हील्स, मतलब कारवा। क्या हो जाएगा? कारवा। नोट कर लीजिएगा, ये EVS के क्वेश्चन है। अगला है, एक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का उपयोग क्रैंकेस से ब्लो बॉय को रोकने के लिए किया जाता है। जो आप देखते होंगे, सिलेंडरों को, गैस को इंजन के अंदर जलाए जाने के बजाय वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो किसके कारण छोड़ देते हैं? वह सकारात्मक क्रैंकरेस वेंटिलेशन, PVC, पॉजिटिव क्रैकेस वेंटिलेशन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चंस थोड़ा टफ EVS में कह सकते हैं। वर्ग 3 का लेवल थोड़ा काफ़ी हार्ड पूछा गया था। अगला है, द्वितीयक प्रदूषकों में आयोडीन शामिल है जो तब बनता है जब हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी उपस्थिति से जुड़ते हैं। प्रश्न को समझ लीजिएगा, द्वितीयक प्रदूषकों में ओजोन शामिल है जो तब बनता है जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी उपस्थिति से जुड़ते हैं। यानी ओजोन कब बनता है? जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जब किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है किसी उपस्थिति से जुड़ते हैं, तब वहाँ पे आपका क्या बनता है? ओजोन बनता है, जो कि द्वितीयक प्रदूषक में आता है। तो वही हमें बताना है, वह हमारा हो जाता है किसके अकॉर्डिंग होता है? सूर्य के प्रकाश में।
किसको होता है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के कारण ये बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुछ असमान अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है या वे कहलाते हैं? वो सभी लोग जानते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अंडज स्तनी। जी हाँ, कुछ असमान अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित है, वे कहलाते हैं अंडज स्तनी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, लौह तत्वयुक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? तो लौह तत्वयुक्त अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस पूछा गया था एमपी टेट वर्ग 3 में। निम्नलिखित में से कौन सी पहली आकाशगंगा है जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया है? और वह हमारी आकाशगंगा कहलाती POX 186, ठीक है। POX 186 को ब्लो अवे अवस्था में जो है देखा गया है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है? उपग्रहों से आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे, यही प्रश्न थे जो पूछे गए थे। तो एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है, वह एक हमारा कहलाता है जियोयान। क्या हो जाएगा? जियोयान जो है एक सुदूर चीनी उपग्रह कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक परिक्रमा करने वाली औरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज का पूरक और विस्तार करेगी, वह कहला जाता है जेम्स वेब स्पेस एंड टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो है जेम्स वेब स्पेस एंड टेलीस्कोप एक परिक्रमा करने वाली औरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों का पूरक और विस्तार करेगी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सभी लोग जानते हैं 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला EVS का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी भी झील सभी लोग जानते हैं, वह हमारी कौन सी झील कहलाती है? चिल्का झील इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य है? तो सभी लोग जानते हैं वह हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, नो डाउट, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया गया था। तो यह बहुत ही सिंपल सा प्रश्न कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि गन्ना जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है, क्योंकि गन्ने से सीधे उत्पादन किया जाता है। तो गन्ने से क्या सीधे उत्पादन किया जाता है? इथाइल एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, गन्ना जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है, क्योंकि गन्ने से सीधे जो है इथाइल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन जो कप होता है ये टेनिस खेल से आपका संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे खेल से संबंधित। अगला है, पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे। तो पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम है व्हिप हॉप। क्या दोस्तों है? पिंग पोंग व्हिप हॉप, ये ध्यान दीजिएगा। एक अब दोबारा क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार, लॉजिकल भी हम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सहयोगी अधिगम जो होता है वह अकादमिक प्रगति का समर्थन करता है या युवा शिक्षार्थियों के सामाजिक कौशल में सुधार करता है? देखिए, सहयोगी जो अधिगम होता है वह हमारा अकादमिक प्रगति का भी समर्थन करता है, इसके साथ साथ युवा शिक्षार्थियों के सामाजिक कौशल को भी सुधार करता है। तो जो 3 ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या होती? तो समूह परिचर्चा की जो सीमाएं होती हैं इसमें काफ़ी समय लगता है। समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या है? इसमें काफ़ी समय लगता है, यानी कि समय खर्चीली विधि कह सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषयों को सिखाने की है बल्कि किसकी है? बल्कि सीखने की भी, लर्निंग की भी होती है। एक शिक्षक के रूप में आप केवल विषयों को सिखाने की नहीं होती बल्कि सीखने की भी होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है?
देखिए वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन तीनों पर जो है, इन तीनों प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, नॉइज पोल्यूशन पर नहीं पड़ता, बाकी सभी पे सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला, किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ना ही वह नगरीकरण होगा, ना ही ग्रामीणीकरण, ना ही जनसंख्या होगा। तो किसी अन्य प्रकार या आकार के आवासों में जहां मनुष्य रहते हैं वह हमारा मानव बस्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव बस्ती इज द राइट आंसर। इसके बाद है ओपेक। ओपीईसी में कितने सदस्य देश हैं? तो ओपेक में जो सदस्य माने गए टोटल जो है 13 सदस्य। कितने हैं? ओपेक में टोटल 13 देशों का एक ग्रुप है जिसे ओपेक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न हो जाता है कि यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है, लेकिन एक सीमित समय के भीतर, जो शिक्षक के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग होगा? देखिए, सीमित समय में होगा तो सीमित समय है मतलब प्रश्नावली होगी। सीमित समय, कम समय में क्या चीज़ें हो सकती? प्रश्नावली हो सकती, क्योंकि कम समय में साक्षात्कार नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जा सकता है? तो किसे जो दोस्तों संरचनात्मक अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जाता है वह कहलाता है प्रवाह चार्ट। ठीक है, वृक्ष चार्ट का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रवाह चार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं चेकलिस्ट, प्रवेश और निकास कार्ड, ये दोनों हमारे आकलन के उपकरण होते हैं, लेकिन प्रयोग जो होता है ये हमारे आकलन का जो है उपकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, और ये भी इसका 30 नंबर क्वेश्चन यानी 30वां प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने जो है शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं के समग्र विकास को उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की? देखिए दोस्तों, इनमें से देखा जाए तो शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना, ये जो है शिक्षार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शैक्षिक क्षेत्र में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना। ठीक है, बाकी शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना या संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चे को क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक देना, गैर संज्ञात्मक, संज्ञानात्मक, शैक्षिक, इन दोनों में होगा, लेकिन शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं का मूल्यांकन पर अधिक बल देना, यह हमारा बाधा उत्पन्न होगा, बाकी तीनों सही होंगे। तो ईवीएस के हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपके हम अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। सभी इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए, आगामी क्लास आने वाली है, जल्दी क्लास होगी आपके वर्ग 3 के सारे पेपर सॉल्व करने के बाद। तो प्रिपरेशन जारी रखिए, वैकेंसी अगले साल 24-25 में आने वाली है फिर से वर्ग 3 की, तो तैयारी अभी से होगी, तभी आप लोग जो है प्रिपरेशन आगे कर पाएंगे, क्योंकि उस समय टाइम कम मिल पाता है। 7 मार्च का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मैथ्स का, वो हम करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को रफ पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है वर्ग 3 का 2024-25 में, तो ये क्वेश्चन सारे मैथ्स के इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 4 के पहले 5 गुणजों का माध्य बताइए। तो 4 के पहले 5 गुणज हमारे कौन से हो जाएंगे? 4, 8, 12, 16, 20, इनको प्लस कर लीजिए, टोटल संख्या है कितनी? 5, 5 का भाग हमारा औसत निकल के, या औसत कह सकते हैं, माध्य आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 16, 4, 20, 20, 40 और 12 और 8, 20, 40, 20, 60/5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे हमारा क्या होगा? 4 के पहले गुणज का माध्य निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा पूछा गया मैथ्स में दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा सही होगा? तो सिंपल सी बात है, 18 गुणे 6 करेंगे 108 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 3 12 धन 27, 8 2 10 110 120 धन 27,
टोटल हमारा 147 आ जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया 147, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा 147 इज द राइट आंसर। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, इतना टफ और कठिन भी नहीं पूछा गया था। टफ कठिन भी पूछे गए थे तो सारे आगे आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगला 50 वर्ष के बाद रोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 11 गुनी होगी, तो रोहन की वर्तमान आयु देखिए 50 वर्ष बाद, मान लीजिए रोहन की आयु 1 वर्ष है, तो 50 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1 धन 50 कर देंगे तो कितनी गुनी हो जाती है, 11 गुनी हो जाती है, 11 एक्स हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान उम्र निकालना है तो एक्स बार 11 एक्स इधर है, एक्स को उधर ले जाइए, 50 इधर रखिए, 50 बराबर हो जाएगा 11 एक्स में एक एक्स चला जाएगा, 10 एक्स बचेगा, 50/10 कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। क्या करना है, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, 50 वर्ष बाद रोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 11 गुनी होगी, 50 वर्ष बाद होगी, ठीक है। तो एक्स धन 50 बराबर कितने हो जाएंगे, 11 एक्स की, क्योंकि रोहन की आयु हमने एक्स वर्ष मानना है, ठीक है। 50 वर्ष बाद 11 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इतना कर लेना, एक्स का मान निकाल लेना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक आयत का माप 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत के लिए क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 25 गुणे 10, और 25 गुणे 10 करेंगे कितना जाएगा, 250 वर्ग सेंटीमीटर, 250 वर्ग सेंटीमीटर सी वाले ऑप्शंस में दिया गया है, जो कि हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत की विमाएँ 22 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए आयत का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब यहाँ पे हमारा समझ में आ गया, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इनको दोनों को बराबर कर लेना है। लंबाई गुणे चौड़ाई 22 गुणे 7 दिया गया है ऑलरेडी, तो 22 गुणे 7 बराबर पाई का मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर कर दीजिए, 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है, 7 का वर्ग हो जाएगा, तो आर का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, तो आर की वैल्यू हमने कितनी जाएगी 7, इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर जो सी ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों दो वृत्तों की परिधि दी गई 25:49 के अनुपात में उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। तो दो वृत्तों की परिधि मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, परिधि का क्या होता है फार्मूला, 2πr बराबर 2πr, समझिएगा। यानी कि 2πr बराबर 25:49, 2πr 2π से कटेगा, बचेगा 25/49, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25:49। तो सिंपल वही आंसर जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर हो जाए, केवल घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो डिफिकल्ट हो जाए। निम्नलिखित में किसमें विकर्णों की लंबाई बराबर है, तो सभी लोग जानते हैं आयत जो होता है आयत में विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, जैसे ये हमारा आयत हो गया, आयत में विकर्णों की लंबाई दोस्तों बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजीली है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण कर लेना है, और बहुत लोग सभी लोग समझते हैं। 8 क्यूब का 512 होता है, 7 क्यूब का 343 होता है, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, धन 8 सतह 56 धन 49, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 169/169 आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वह 1 आएगी, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग जब सभी लोग समझ लीजिए, अगर 0 0 है तो सब 55 25 से हो जाएगा, 0 0 हो तो ये पूर्ण वर्ग हमारा बन जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला, ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एक समचतुर्भुज कोण दिया गया है 3x धन 45, 4x ऋण 4 और x का मान, हमें x का मान निकालना, तो इन टोटल संख्याओं का योग कर लेना है और बराबर 360 कर लीजिएगा, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है, इसी के 60 कर लीजिएगा, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 29 डिग्री
जो है x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि नेत्रहीन शिक्षार्थी बालक बालिका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी। तो नेत्रहीन शिक्षार्थी की आवश्यकता पूरा करना है तो हमारे लिए रणनीति क्या हो सकती है। वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का अर्थ है कि एक विस्तृत विवरण जिसे एक शिक्षक को पूरा करता है। तो एक शिक्षक क्या पूरा करता है, निश्चित अवधि, क्या हो जाएगा, निश्चित अवधि इज द राइट आंसर। अगला है, सुषमा ने 2 लीटर 960 मिलीलीटर दूध और 1 लीटर 350 मिलीलीटर तेल खरीदा। दूध और तेल का अनुपात। तो दूध हमारा क्या है 2.960 लीटर बटे 1.350 लीटर जो है दूध हमारा ऊपर वाला है, तेल नीचे वाला है। अनुपात करना है इनको, अनुपात करना मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं भागते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2960 ml बटे 1350 ml। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखिए 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, यानी 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 2960 ml बटे 1350 ml, 0 से 0 काट दीजिए, 296 बचा है, इसको डिवाइडेशन कीजिएगा। इसको डिवाइडेशन करेंगे 5/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5/3 इसका मान निकल के आएगा, यानी कि 5:3 जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। गुणा भाग थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपसे आना ही चाहिए। योग निकालना है, चराचर के यहाँ पे योग दिया गया है 14x धन 10y ऋण 12xy ऋण 13, 18 ऋण 7x ऋण 10y 8x ऋण 4y। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे लिखा है 14x धन 10y ऋण 12xy ऋण 13 की, इसके बाद 18 दिया गया है और -7x दिया गया है, ऋण 10y दिया गया है और 4xy दिया गया है। और 8xy भी दिया गया था दूसरे में। देखिए 14x में 7x गया, बचेगा 7x, 10y से कट गया, 8 4 12y, 12xy ये भी कट गया, ऋण 13 और 18, तो माइनस क्या जाएगा यहाँ पे 5, तो 7x ऋण 5 हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो 7x ऋण 5 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 7x धन 5 आएगा। क्यों धन 5 आएगा, देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या 13 माइनस में, प्लस वाली बड़ी संख्या, इसलिए 7x धन 5 आएगा, यानी 7x धन 5 आएगा। अब अगला है दिया गया है 16p की पावर 6q 4p की पावर 5q स्क्वायर माइनस q माइनस 2 प्लस rq 24p क्यूब q। अब देखिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब तीनों में। अब देखिए कामा ये लगा है, एक संख्या ये हो गई, एक ये तीनों संख्या है। अब तीनों में देखिए 4 कॉमन है, इसके बाद देखेंगे 4 के बाद आपका P3 तीनों में दिया गया है और फिर Q, ये तीनों में कॉमन है, 4P3Q। ठीक है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों चीज़ें सेम। एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि मैदान की चौड़ाई 30 मीटर लंबी है, चौड़ाई 30 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 दिया गया है। तो मान लीजिए लंबाई निकालना है, चौड़ाई हमारी दी गई 30, तो लंबाई बटे चौड़ाई का अनुपात हमारा दिया गया है 5/2, तो 2l बराबर 30 गुणे 5, 2l बराबर 30 गुणे 5, l बराबर
30 × 5/2 यानी 15×75। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई? 75 मीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी आपका इंटरेस्टेड दिया गया है। 100 रुपये को संगीता और मनीष के बीच जो है 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। संगीता द्वारा प्राप्त राशि हुई। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपये को संगीता और मनीषा 3:2 को, अर्थात 3x क्या हो जाएगा? 3x/2x, मतलब इन दोनों के अनुपात का टोटल कितना दिया गया है? 100। तो 5x = 100, तो x = 20 आएगा। और संगीता को हमने 3x माना था, तो x की वैल्यू 20 है, तो 20×3 = 60। तो संगीता का राशि कितनी प्राप्त हुई? 60 रुपये। सभी लोग समझ गए? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1/2 अनुपाते 1/3 किसके समतुल्य होगा? आपने पढ़ा होगा 1/2 की बटे 1/3 अनुपात का मतलब ही होता है। तो जब ये अनुपात ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 हो जाएगा। 3 ऊपर हमारा फिर चला जाता है जब इतने बटे होते। 3/2 का मतलब होता है 3:2। अब 3:2 किस में दिया गया है? देखेंगे डी ऑप्शन दिया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न है कि गणित में व्याख्यान रणनीति के लिए कौन सही नहीं है? देखिए व्याख्यान रणनीति के लिए दोस्तों बता देता हूँ मैं, निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक, प्रेरणा की कमी, ये जो तीनें हैं ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये दर्शकों को सीखने के अनुभव के अधिकतम नियंत्रण की अनुमति देता है, यह गलत है। तो गणित में व्याख्यान रणनीति में कौन सही नहीं है? तो व्याख्यान रणनीति में यह सही नहीं है कि जो व्याख्यान रणनीति है ये दर्शकों को सीखने के अनुभव के अधिकतम नियंत्रण की अनुमति देता है, ये नहीं है। बाकी यह सत्य है कि व्याख्यान विधि में निष्क्रिय कक्षा होती है, गैर मनोवैज्ञानिक होती है और प्रेरणा की कमी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन भावात्मक डोमेन से संबंधित नहीं? देखिए यहाँ पे अगर हम भावात्मक डोमेन देखें तो प्राप्त, मूल्य निर्धारण और निष्प्रण, ये तीनों हमारे भावात्मक डोमेन हैं। लेकिन जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ये भावात्मक डोमेन नहीं होता। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना है। क्या बदलें कि हमारा ये 137 आ जाए? तो यहाँ हमें प्लस और गुणे को बदलना है। किसको बदलना है? प्लस और गुणे को, यानी जहाँ प्लस है वहाँ गुणा और जहाँ गुणा है वहाँ प्लस। तो 65 की जगह प्लस है, आगे प्लस है तो गुणा कर दीजिए, फिर गुणे 2 -25 भागे 5 धन, गुणा है तो धन कर दीजिए 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। पैंसठ का 2 से गुणा करेंगे 130 आ जाएगा, -5 धन 12, 130 - 5 धन 12। ठीक है, तो 125 धन 12 कितना होगा? 137 आ जाएगा। यानी हमें क्या है? प्लस और गुणा को बदलना है। प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, दिए गए इंटरचेंज को आपस में बदलना है। हमारी संख्या दी गई, ध्यान दीजिएगा, 6 धन 2 गुणे 7 भागे 4 ऋण 3। इसमें प्लस और भाग को बदलना है। प्लस की जगह भाग कर दीजिए और भाग की जगह प्लस कर दीजिए, यानी 6 भागे 2 गुणे 7 धन 4 ऋण 3। अब जहाँ 6 है वहाँ 4 लिखिए, जहाँ 4 है वहाँ 6 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 भागे 2 गुणे 7 धन 6 ऋण 3। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 4 भागे 2, 2 सत्ते 14 धन 3 बराबर आएगा 17, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में किसका विचार है कि एक शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है? तो हेनरी मरे और अब्राहम मैस्लो। जी हाँ, इन दोनों का विचार है
कि एक शिक्षार्थी बालक बालिका को उसकी आवश्यकता को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है। हेनरी मुरे और अब्राहम मास्लो, इन दोनों का विचार है, अर्थात ए व बी दोनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है? तो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होना चाहिए। अगला है, शिक्षण और शोध के बारे में सबसे अनबोध विचार कौन सा होता है? तो शिक्षण और शोध के बारे में सबसे अनबोध विचार होता है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू। क्या हो जाएगा? वे एक सिक्के के दो पहलू। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा जो है अधिक आवश्यक है? वह दोस्तों स्वयं अध्ययन, अर्थात सेल्फ स्टडी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि कौन सी होती है? तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि हमारी होती है प्रयोगशाला। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो वे होते हैं असंरचित निबंध। जी हाँ, ऐसे जो असंरचित निबंध होते हैं ये विश्वसनीयता के साथ जो है चिन्हित करना ये कठिन होते हैं। अगला, किसी संख्या का 4/5वां हिस्सा का 20% 60 है तो वह संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। कैसे समझेंगे इस प्रश्न को? सभी लोग तैयार हैं इस प्रश्न को समझने के लिए? 4/5वां हिस्सा गुणे 20% का कितना कह रहा है? 20% का 60, 20% बराबर 60 के है। प्रश्न नहीं कह रहा है ना, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए वह संख्या x है और x का 60 कर रहा है, x का 20% है, अर्थात 20/100 कितनी? किसी संख्या का 4/5वां भाग बराबर 60 के, ये होगा। इस डायरेक्शन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे x बराबर हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 60 गुणे 5 गुणे 100 और 20 गुणे 4, x बराबर 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 25, ये 4 कट गया, 25 पंचे कितना हो गया? 125 और 125 गुणे 3, 375। 375 क्या होगा ये? ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होगा? मान लीजिए वह संख्या x है, x का 20% कर रहा है तो 20/100 कर दीजिए, और 4/5वां हिस्सा कर रहा है, 4/5 कर दीजिए, बराबर 60 के है, इतना कर दीजिए। यहाँ से x की मान निकाल लीजिए। अगली संख्या जो पूछी गई थी, अगला प्रश्न है, एक ट्रेन पहले स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को उतार देती है, फिर 50 यात्रियों को ले लेती है। मान लीजिए कोई स्टेशन में x है तो 1/3 को उतार देती है, मतलब x/3 यात्रियों को उतार देती है और 50 यात्रियों को फिर ले लेती है, ऐसा कह रहा है। फिर अगले शेष यात्रियों को आधा उतार देती है, फिर 25 यात्रियों को ले लेती है। इतने लेने देने के बाद, उतारने के बाद अब यात्रियों में कुल संख्या 150 होती है। तो ये बताइए शुरुआत में ट्रेन में कुल कितने यात्री थे? तो x/3 यात्रियों को उतारती है। मान लीजिए कोई x ट्रेन है, उसमें x/3 यात्रियों को उतार दिया जाता है, मतलब 2x/3 आएगा इसकी वैल्यू, और 50 यात्रियों को चढ़ा लिया जाता है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ कह रहा है 50 यात्रियों को उतार लेती, तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो 2x/3/50, फिर अगले स्टेशन पर शेष यात्रियों को आधा उतार देती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 2x/3/50 को आधा करना पड़ेगा। आधा करना मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, अर्थात -2x/,
मतलब माइनस नहीं करना पड़ेगा, बटे कह रहा है ना, भागे कह रहा है, तो बटे 2 करना पड़ेगा। तो बटे 2 करेंगे तो यहाँ तो गुणा आ जाएगा, तो 2x अपान हो जाएगा 6 धन 25, आधा कर दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि इसमें 25 यात्रियों को फिर चढ़ाया जाता है, मतलब 2x अपान 2x अपान है 2x अपान 6 प्लस 25, फिर 25 यात्रियों को और चढ़ाया जाता है। तो 2x अपान 6 धन कितना हो गया, 50 हो गया। 2x अपान 6 धन 50 के। अब कह रहा है इसमें शेष यात्री कह रहा है, तो पहले हमें 150 संख्या बचते हैं, तो पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बराबर 150 इसके कर दीजिए, x की वैल्यू नहीं कराएगी, ठीक है। 2x अपान 6, 2x अपान 6 बराबर 150 ऋण 50, तो 2x अपान 6 बराबर 100 के, तो 2x बराबर 600 के, तो x बराबर 600 बटे 2 अर्थात 300। तो टोटल हमारी पहली जो शुरुआत में ट्रेन में यात्रियों की संख्या 300 थी, ठीक है। सभी लोग समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम CDP बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे। 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो CDP के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। CDP का जो पहला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया था कि इनमें से आनुवंशिक संबंधी घटक मुख्य रूप से कौन सा है। तो सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, साथी समूह के प्रति व्यवहार, ये दोनों आनुवंशिक संबंधी जो घटक मुख्य रूप से नहीं कहलाएंगे। आनुवंशिकी संबंधी मुख्य रूप जो होता है वह होता है कलर ऑफ आइज, आँखों का रंग। इसके बाद अगला जो CDP का प्रश्न पूछा गया था कि निर्धारण मापनी अर्थात रेटिंग मापनी में बालक के किन गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो रेटिंग मापनी में यानी कि निर्धारण मापनी में बालक के व्यक्तिगतशील गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा छात्र से एक प्रश्न पूछा गया है और शिक्षक को लगभग आधा सही उत्तर मिला, तो शिक्षक को छात्र किस तरह से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को छात्र जो है इस प्रयास के लिए छात्र की सराहना की जानी चाहिए, इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न CDP में पूछा गया था कि जब कोई प्रतिक्रिया ड्राइव में कमी उत्पन्न करने में विफल रहती है तो इसे किसके माध्यम से स्थायी रूप में दबा दिया जाता है। तो जब कोई प्रतिक्रिया ड्राइव में कमी उत्पन्न में विफल रहती है तो इसके किसके माध्यम के रूप से दबा दिया जाता है, अनुकूलित अवरोध के माध्यम से दबा दिया जाता है। व्यापम ने जो सही आंसर माना वही आंसर हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। कथन है कि किसी भी अपनी भावना और अभिव्यक्ति का उसका दमन दूसरों में भावनाओं की धारणा को प्रभावित करता है। खुले भावनात्मक व्यवहार के पैटर्न में बाधा, दृष्टिकोण, पीछे हटना और प्रतिक्रिया को रोकना शामिल है। तीव्र उत्तेजना के कारण भावनाएं समान उत्तेजना के रूप में शुरुआत होती है। तीनों कथन सही दिए गए, लेकिन कंडीशनिंग और अनुकरण भावात्मक व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, यह गलत है, क्योंकि कंडीशनिंग और अनुकरण भावात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यह कथन प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका अद्वितीय है, इसका अर्थ एक ही हो सकता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी दो छात्र अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र अपने आप में अद्वितीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की संकल्पना आत्मानुभूत का वर्णन करता है। तो मास्लो की संकल्पना अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने की आवश्यकता।
यह है आपके मास्लो की संकल्पना आत्मानुभूति का जो है आत्मानुभूति का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत पठन परीक्षण के परिणामों का न्यूनतम न्यायोचित उपयोग कौन सा होता है? और वह दोस्तों रिपोर्ट कार्ड अंकों के आधार के रूप में कार्य करना। बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, स्नातक के लिए बीएड या पत्रकारिता प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो स्नातक के लिए बीएड पत्रकारिता प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना, इसका यह उदाहरण हो जाएगा लघु अवधि का, शॉर्ट टर्म्स। कौन सा एग्जाम्पल होगा? शॉर्ट टर्म्स, लघु अवधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्र की मानसिक तैयारी का निर्धारण कैसे करते हैं? तो दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्र की मानसिक तैयारी का निर्धारण जो करते हैं वह आप बच्चे के भावात्मक और बौद्धिक विकास का ज्ञान इकट्ठा करके करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि दैनिक जीवन में अर्थपूर्ण नहीं मानी जाती? दोस्तों, वह जो अधिगम विधि की दैनिक जीवन में अर्थपूर्ण नहीं मानी जाती है और वह दोस्तों है विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक व्याख्यान, ये नहीं मानी जाएगी। बाकी सामाजिक मुद्दों पर बहस करना, सार्वजनिक स्थान पर विजिट या फील्ड असाइनमेंट, ये तीनों आपके दैनिक जीवन में अर्थपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक व्याख्यान ये आपका दैनिक जीवन में अर्थपूर्ण नहीं मानी जाती। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, बच्चों द्वारा दैनिक डायरी रखना समय की बर्बादी, ये गलत है। बच्चा अगर दैनिक डायरी अपना रखता है तो उसके लिए क्या होता है? गलत नहीं होता है। शिक्षक को बच्चों से उनके काम पर सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उनके काम पर चिंतन करने से प्रेरित करे। बच्चों को अपना प्रतिबिंब दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। ABCD, तो BCD ये जो कथन दिए गए हैं सत्य दिए गए हैं, लेकिन बच्चों द्वारा दैनिक डायरी रखना समय की बर्बादी है, यह कथन असत्य दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी मानसिक स्थिति के बारे में सही नहीं? तो शिक्षार्थियों के मानसिक स्थिति के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अधिगमकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह अधिगम गतिविधियों को पूर्ण रूप से सहभागिता और संलग्नता को प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल सही बात है। मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम होने की स्थिति में अधिगमकर्ता स्वयं अवधान केंद्रीकरण का प्रयास करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा, ये भी सही बात है। मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम होने पर अधिगमकर्ता की अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से जरूरी होगी, ये भी सही बात है। मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्रभावी परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत है। मानसिक स्वास्थ्य होता है उच्च स्तर प्रभाव का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर वह 4 है तो 4/1 या 1/4 होगा। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4 होगा। अगला, एक जन्म के पूर्व की अवधि क्या होती? एक जन्म के पूर्व की अवधि मतलब क्या होती? गर्भाधान और जन्म के बीच का संपूर्ण कार्यकाल होता है जन्म के पूर्व की अवधि। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, किशोर अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्देशन के अनुसार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी केंद्रीय इकाई जिम्मेदार है? तो बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जो इकाई हमारी जो जिम्मेदारी मानी जाती है वह होता है परिवार। यहाँ पे परिवार माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल आचार या बाल अपचार का कारण नहीं होता? देखिए, आर्थिक कारण नहीं होता है, सामाजिक कारण होता है, लेकिन परिस्थितिक कारण नहीं होता है। कोई भी बालक ये बाल अपचार का परिस्थिति कारण नहीं होता, उसका आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और मनोवैज्ञानिक ये कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका परिस्थितिक कारण नहीं हो सकता। यही पूछा गया कि क्या नहीं हो सकता, तो परिस्थितिक कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में शिक्षक देखता है कि एक 5 साल की बच्ची पी को अन्य बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, तो वह सरल निर्देशन का पालन नहीं कर सकती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। तो एक स्कूल में आप देखते हैं कि 5 साल की बच्ची है जो अन्य बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। तो एक शिक्षक के रूप में भी एक आपको समझना चाहिए कि बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में पहचानने और उसके द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा का आकलन करें। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, शिक्षक खाली स्थान बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। किसका? धीमे सीखने वाले शिक्षार्थियों के साथ। शिक्षक जो है धीमे सीखने वाले बालक बालिका शिक्षार्थी बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय आप आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं जो छात्र विद्यार्थी धीमे सीखने वाले होते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन से स्कूल का एक अतिरिक्त मॉडल है जो 21वीं सदी में कक्षाओं में जॉन डीवी के सिद्धांतों का प्रमाण दिखाते हैं। तो जॉन डीवी वो भी 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा वह होगा आपका मॉन्टेसरी। वह स्कूल एक अतिरिक्त मॉडल है, वह मॉन्टेसरी स्कूल एक अतिरिक्त मॉडल है जो 21वीं सदी में कक्षाओं में जॉन डीवी के सिद्धांतों का प्रमाण दिखाते हैं। मॉन्टेसरी की बात करते हैं। अगला है खाली स्थान का अर्थ है कि वह क्षेत्र या पदार्थ जिस पर संक्रिया ऑपरेशन करना होता है, वह हो जाएगा विषय वस्तु या कंटेंट। ठीक है, विषय वस्तु का अर्थ वह है क्षेत्र या पदार्थ जिस पर संक्रिया ऑपरेशन करना होता है, या कंटेंट का अर्थ है वह क्षेत्र पदार्थ जिस पर संक्रिया ऑपरेशन करना होता है। दोनों प्रकार से आपका बन जाता है। 10 क्वेश्चन और करेंगे सीडीपी के और इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, शेल्डन 160 से अधिक के आईक्यू बुद्धिलब्ध के साथ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। उन्होंने हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कारों में से एक को जीता है। जब एक सफल मित्र मंडली बनाए रखने की बात आती है तो विफल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या कर सकता है? और वह दोस्तों है बहुबुद्धि के सिद्धांत। कौन होगा? बहुबुद्धि का सिद्धांत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। जी हाँ, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थितियों और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? तो बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत जिस चरण में व्यक्ति पिछली स्थितियों और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है वह कहलाता है मैपिंग। क्या हो जाएगा? मैपिंग इज द राइट आंसर। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटले के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि दोस्तों, बुद्धि का जी किससे गठित होता है? तो 2 से गठित होता है। जी जो होता है वह 2 से गठित होता है। इसके बाद है किसका अर्थ है व्यवहार का कारण? तो बिंदुपथ। बिंदुपथ का अर्थ होता है व्यवहार का कारण। अगला प्रश्न दिया गया है कैरोल इजार्ड ने निम्नलिखित में से कितने मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है? तो कैरोल इजार्ड जी ने जितने मूलों संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है वह है 10। सी वाला ऑप्शन। कैरोल इजार्ड ने 10 मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है। ये शायद क्वेश्चन हम नहीं किए थे क्लास में, ये पूछा गया है। तो सीडीपी ज़्यादा जो है सीटेट लेवल के पूछी गई थी और उससे भी हाई कह सकते हैं। अभिप्रेरणा के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामुदायिक प्रथाओं में विश्वास करता है और किसी के विषय और अभिप्रेरणाओं में समुदायों की भूमिका पर जोर देता है? और वह कहला जाता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। प्रश्न क्या कह रहा था कि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामुदायिक प्रथाओं में विश्वास करता है और किसी के विकास और प्रेरणाओं के समुदायों में भूमिका पर जोर देता है? और वह कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला सीडीपी का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नई शिक्षा नीति की सही विशेषता नहीं है? देखिए, नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा, उस शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान और नवाचार शामिल है।
नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विशिष्ट मूलभूत कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है जो बच्चे के पास होना चाहिए। लेकिन NEP जो है, जब उच्च शिक्षा प्रणाली रिटायर 1, रिटायर 2, रिटायर 3, 4 पुनर्गठन किया जाएगा, ये NEP में गलत है। ये NEP में बात हुई ही नहीं है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कैसी है? तो स्पीयरमैन की बुद्धि होती है तर्क संगत चिंतन। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बुद्धि कैसी है? स्पीयरमैन ने बुद्धि को कैसा माना है? वह तर्क संगत चिंतन माना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक बच्चा सभी विषयों में अच्छा स्कोर करता है लेकिन एक विषय में हमेशा खराब अंक प्राप्त करता है, तो बर्टन हॉल के अनुसार बच्चा पीड़ित होता है। तो देखिए, एक बच्चा सभी विषयों में स्कोर अच्छा कर रहा है लेकिन एक विषय में हमेशा उसे खराब अंक आते हैं, तो बच्चा किससे पीड़ित होगा? तो बच्चा दोस्तों पीड़ित हो जाएगा विशिष्ट मंदता से। क्या हो जाएगा? विशिष्ट मंदता हो जाएगा। अगला है, नवजात शिशु की लंबाई औसतन कितनी में होती है? नवजात शिशु की औसतन लंबाई 17 से 21 इंच मानी गई। नवजात शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है? 17 से 21 इंच। ये रहे आपके संपूर्ण पेपर 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का, जो कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी किसी भी प्रश्न में डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। डेट वाइज सारे हम जो है पेपर करेंगे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है ओल्ड पेपर क्वेश्चंस का, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और तैयारी मजबूत कीजिए।